बच्चों, आज हम अपना जो कार्बन एंड रिड्स कंपाउंड जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं 2 पार्ट्स में, आज हम उसको वाइंड अप करेंगे। बच्चों, क्या सीखेंगे आप इस पार्ट में? कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिकों जैसे कि एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनके रासायनिक अभिक्रियाएं और गुणधर्म जानेंगे। एस्टरीकरण अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। साबुनीकरण अभिक्रिया और साबुन तथा अपमार्जक के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर गैस स्टोव की ज्वाला दिखाई दे रही है और मोमबत्ती की भी ज्वाला दिखाई दे रही है। इसे देखकर ही आप समझ गए होंगे जो हम फर्स्ट रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा दहन। दोनों चीजें जल रही हैं। दहन के लिए आपको पता ही है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही फ्रेम्स में ज्वाला दिखाई दे रही है। मोमबत्ती जलने के बाद ज्वाला उत्पन्न करती है, जबकि कोयले में, अंगीठी में जो आप कोयला वगैरह डालते हैं वो ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। इसी प्रकार गैस भी जो है आपकी ज्वाला उत्पन्न करती है। ये मुख्य रूप से कार्बन हाइड्रोकार्बन है और ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बच्चों, यानी क्या है, ये एल्केन, जो कि बिल्कुल स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जबकि इस चित्र में आप देखिए अब क्या हो रहा है। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि गैस पे रखे हुए बर्तन काले हो जाते हैं। गैस के जो स्टोव होता है, बर्नर होता है, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं बच्चों, जो कि ऑक्सीजन समृद्ध जो गैस है उसमें जब जलते हैं तो वो बिल्कुल स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जबकि जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। वो काला कर देंगे वस्तु को और पीली ज्वाला वो देते हैं। तो जब ये कभी अवरुद्ध हो जाते हैं, जब ऑक्सीजन कम हो, तो इस तरह से जो है ये जो जब जलते हैं तो ही बर्तन हमारे काले होते हैं और उस पे कार्बन जो है वो डिपॉजिट होने लगता है। तो पहला आप समझ ही गए हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दहन के बारे में बात कर रहे हैं। रासायनिक गुणधर्मों में हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, दहन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मीथेन CH4, अब तक आपको नाम याद हो गया होगा। मीथेन का दहन हो रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश। कार्बन अकेला अगर दहन कर रहा है तो भी हमें सेम उत्पाद मिल रहे हैं। और नीचे अब यहाँ पर आप इसके नाम को भी पहचानने का प्रयास करें, क्या है ये, CH3CH2OH क्या होता है हमारा, एथेनॉल। एथेनॉल का जब दहन हो रहा है, ये एक प्रकार का एल्कोहल है, तो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त हो रहे हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जब हाइड्रोकार्बन्स का दहन होता है तो हमें उत्पाद में क्या मिलेगा। अगली जो प्रॉपर्टी है बच्चों कार्बन यौगिकों की, वो क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले तो आप इसके नाम की पहचान करें। अभी पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको इसका नाम बताया। 2 कार्बन है यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ओ, एथेनॉल। तो एथेनॉल जो है बच्चों, जब क्षारकीय पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 या फिर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके साथ जब अभिक्रिया करता है, तो आपको दोनों में दिख रहा है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि किसी चीज में ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन जुड़ रही है और हमें मिल रहा है एक कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल रहा है, जिसका नाम क्या है, एथेनाइक अम्ल। हम KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों को हम बोलते हैं ऑक्सीकारक, क्योंकि ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। और यहाँ पर हमारे ऑक्सीकारक क्या हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें कि एल्कोहल जो है ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, उन्हें हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। अगली अभिक्रिया देखते हैं कि अब यहाँ देखिए आपको इस स्लाइड में क्या दिखाई दे रहा है। आपको बटर दिखाई दे रहा है, वनस्पति तेल दिखाई दे रहे हैं। और जब हम इनकी बात करते हैं
तो हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात भी हमेशा करते हैं। जो हमारे वनस्पति तेल हैं बच्चों, रिफाइंड ऑयल जिनको हम बोलते हैं, वो क्या है, हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। और जब उनकी अभिक्रिया करवाई जाती है हाइड्रोजन के साथ, और इस अभिक्रिया को तेज करने के लिए इसमें दो कैटलिस्ट भी हम यूज करते हैं। कौन कौन से? निकल या फिर पैलेडियम। कैटलिस्ट वो पदार्थ होते हैं जिनको हम उत्प्रेरक कहते हैं, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिल रहे हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोजन और निकल और पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में अभिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दें, तो उसे हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इसे इसका दूसरा नाम है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो इसको हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। थोड़े से नाम आपके लिए बहुत नए होंगे, तो आप इनको 2 बार 3 बार करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर आपके पास देखिए लिखा हुआ भी आ गया। वनस्पति तेलों में आमतौर पर लंबे असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, और जो हमारा जंतु वसा है उसमें जो है हमारी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। तो इस प्रकार अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे लिए वनस्पति तेल जो है अधिक स्वास्थ्यकर होते हैं। अगली जो अभिक्रिया है बच्चों, वो है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई एक तत्व जो है वो दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर रहा है, यानी उसका स्थान ले रहा है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है किसकी हो रही है? मीथेन की। और कौन उसको, हाइड्रोजन को कौन प्रतिस्थापित करेगा? क्लोरीन। वैसे मीथेन या एल्केन जो होते हैं बहुत अनअभिक्रियाशील पदार्थ हैं ये, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? क्लोरोमीथेन। तो फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर प्रतिस्थापित हो गया और क्या बन गया हमारे पास? क्लोरोमीथेन बन गया। अब ये क्लोरोमीथेन बनने के बाद भी ये अभिक्रिया जो है चलती रहती है बच्चों, और सभी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाते हैं। किस प्रकार होते हैं आप ये देखिए। अगर एक और हाइड्रोजन को हम यहाँ प्रतिस्थापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? CH2Cl2। अब ये बन गया हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन। और उसके बाद फिर एक और हाइड्रोजन को अगर हम प्रतिस्थापित कर दें तो क्या बन जाएगा? CHCl3। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ट्राइक्लोरोमीथेन। और ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है बच्चों, ये जो है इसका नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। ये पहले एनेस्थीसिया के रूप में, यानी जब ऑपरेशन से पहले जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। और आजकल इसको एसी में, डीप फ्रीजर्स में रेफ्रिजरेंट्स की तरह, यानी प्रति शीतल जो पदार्थ होते हैं उनकी तरह इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? आपको आयोडीन टिंचर दिखाई दे रहा है, एंटीसेप्टिक जो होता है हमारा। आपको यहाँ पर एक और दवाई दिखाई दे रही है। आपने कफ सिरप वगैरह देखे होंगे। तो इनमें सब में बच्चों जो विलायक है हमारा वो क्या होता है? अल्कोहल। क्या होता है? अल्कोहल। अब हम इसी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और जो अल्कोहल हम पढ़ेंगे वो क्या है? हमारा एथेनॉल। तो ये एथेनॉल जो है एक विलायक है जिसका उपयोग दवाइयों में और बहुत सारी चीजों में, उद्योगों उद्योगों में इसका यूज होता है। अब अल्कोहल जो है, एथेनॉल जो है, वो सोडियम के साथ, सोडियम एक धातु है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है, और उसके साथ सोडियम एथॉक्साइड बनता है। तो आप पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, आपने धातु और अधातु वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि धातुएं जो हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके भी कौन सी गैस बना रही थी? हाइड्रोजन गैस बना रही थी। दूसरी अभिक्रिया जो एथेनॉल की बहुत ज्यादा होती है वो कैसे है? वो सांद्र
यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है, और यहाँ से एक जल का जो है अणु निकल जाता है, और क्या बन जाता है हमारे पास, इथीन। यहाँ पे आप द्विआबंत देख पा रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, इथीन। तो इस तरह H2SO4 यहाँ पर किसका काम कर रहा है, निर्जलीकारक यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। एथेनॉल में से एक अणु उसने निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, इथीन बच गया। तो इस तरह ये अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एथेनॉल की। अब यहाँ पर आपको कुछ और भी दिखाई दे रहा है, कुछ सॉल्यूशन जैसा दिखाई दे रहा है। तो एथेनॉल जो है बच्चों, एक मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट औद्योगिक विलायक है। लेकिन जो मेथेनॉल है बच्चों, एथेनॉल से पहले जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, मेथेनॉल। यानी कि एक कार्बन वाला जो कंपाउंड है हमारा, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, CH3OH। मेथेनॉल जो है बच्चों, ये एक जहरीला पदार्थ है, और कभी कभी जहरीली शराब वगैरह के बारे में आपने सुना भी होगा कि उसके सेवन से लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एथेनॉल भी जो है वो भी थोड़ा सा अनकॉन्शियस कर देता है, नशा कर देता है, लेकिन उद्योगों में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो क्या करते हैं कि एथेनॉल में मेथेनॉल को मिला देते हैं, जिससे कि इसका गलत उपयोग को रोका जा सके, और इसमें नीला रंग भी मिला दिया जाता है जिससे इसकी पहचान की जा सके। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, विकृत अल्कोहल बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपको गन्ने के कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इनका जो रस निकलता है, किण्वन की प्रक्रिया से जब इसको गुजारा जाता है, तो ये एथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, C2H5OH। और इसका उपयोग जो होता है बच्चों, किसके लिए होता है, एक बहुत अच्छा ये ईंधन होता है, बहुत अच्छा गाड़ियों के लिए ईंधन। कई देशों में इसका उपयोग हो रहा है क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करता। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एथेनॉल के बहुत सारे यूज भी हैं। नेक्स्ट आपके सामने आपको बहुत जाना पहचाना फिर से नाम दिखाई दे रहा है। सेकेंड पार्ट से आप इनको थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के आपको कुछ उदाहरण दिखाई दे रहा है। एथेनाइक अम्ल, दो कार्बन वाला यौगिक है ये भी, और ग्रुप इसमें कौन सा आ गया हमारा, COOH। ये दुर्बल अम्ल होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं COOH। तो इनके कई नाम हैं बच्चों। साधारण रूप से हम एथेनाइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहते हैं। लोअर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सिरके में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, एसिटिक अम्ल। और इसका जो दूसरा नाम है बच्चों, वो क्या होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों है ये इसका नाम, क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत कम तापमान पर जम जाता है, तो इसका नाम इसलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी है। और पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं कि कहाँ यूज हो रहा है, ये विनेगर में, सिरका में इसका यूज होता है। इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं डिटेल में कि क्या इसके यूजेस हैं, क्या अभिक्रियाएं ये करता है एथेनाइक अम्ल। इसको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको कुछ खाद्य पदार्थ दिख रहे हैं, कुछ अचार दिख रहे हैं। तो सिरका जो है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आप देखें, अगर यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव दिखाई दे रहा है, और प्रिजर्वेटिव में बहुत ज्यादा मात्रा में हम जो है एसिटिक अम्ल का दिखे यहाँ पर यूज आपको दिखाई दे रहा है। मुख्य रूप से सिरका जो है फूड प्रिजर्वेटिव या खाद्य परिरक्षक होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हम देख लेते हैं बच्चों। एथेनाइक अम्ल जो है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, पहचानने की कोशिश कीजिए। अब आप, एथेनाइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल की उपस्थिति में क्या बना देता है, एक नया पदार्थ बना देता है बच्चों। इसका नाम क्या है, एस्टर। यहाँ पर जल का एक अणु निकल रहा है, आपको दिखने में थोड़ा बड़ा सा कंपाउंड लग रहा होगा ये। यहाँ पर जल का एक अणु निकल जाता है। देखिए किस प्रकार निकलता है। यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव करें, और यहाँ से एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो आपके पास जो बचेगा, इनको सबको कंबाइन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से हमारे पास बचा CH3CO। और अब इस साइड से हम दूसरी साइड से कंबाइन करना शुरू करेंगे इसको, यहाँ से
तो आप देखिए क्या बनेगा हमारे पास, CH3COO, CH2CH3। और ये कुछ ऐसा ही है जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको टैली करेंगे तो सेम है, ये देखिए। तो इस तरह की अभिक्रियाओं में क्योंकि एस्टर बनते हैं बच्चों, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। और एस्टर कैसे पदार्थ होते हैं, इनकी गंध जो होती है बहुत मृदु होती है, मृदु माने बहुत स्वीट स्मेलिंग होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसीलिए इनका उपयोग हम इत्र बनाने में करते हैं। और ये देखिए आपके सामने एक परफ्यूम आ गया, ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी सी खुशबू आपके पास आ रही है। और इनका उपयोग खाने पीने की चीजें जैसे केक वगैरह में जो वेनिला एसेंस वगैरह यूज होते हैं, वहां पे वेनिला एसेंस में भी क्या है, एस्टर का ही उपयोग है। नेक्स्ट है बच्चों साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया जो है आपकी एस्टरीकरण अभिक्रिया से बिल्कुल उल्टी है। इसको आप ये ऐसे ही याद करेंगे क्योंकि इससे आपको याद करने का जो प्रोसेस है वो सिंपल हो जाएगा। अब आप एक बार थोड़ा सा बैक जाके एक बार देख लीजिए कि आपकी एस्टरीकरण अभिक्रिया जो थी वो कैसी थी। वहां पर ये दोनों चीजें, एथेनाइक अम्ल और एथेनॉल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, एस्टर। वो प्रक्रिया जो हो रही थी अम्ल की उपस्थिति में हो रही थी, लेकिन जब क्षारक की उपस्थिति में, क्षारक कौन है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारक की उपस्थिति में एस्टर जो है उन्हें हमें एल्कोहल और एथेनाइक अम्ल दे देता है। दोबारा से सुनिए इस डेफिनेशन को ध्यान से कि एस्टर जो है क्षारक की उपस्थिति में पुनः एथेनाइक अम्ल और अल्कोहल में टूट जाते हैं। और यहाँ पर जो एथेनाइक अम्ल है बच्चों, वो उस क्षारक से लगातार अभिक्रिया करता रहता है और हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें CH3COONA मिलता है। यहाँ से हाइड्रोजन हट गया और इसका नाम है बच्चों सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट के साथ भी जो है एथेनाइक अम्ल जो है अभिक्रिया करके हमें सोडियम एसीटेट देता है। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करके हमें सोडियम एसीटेट मिलता है। तो ये जो सोडियम एसीटेट है ना बच्चों, यही आपका साबुन है। और आप देख सकते हैं कि दोनों तीनों अभिक्रियाओं में आपको सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो सोडियम एसीटेट। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्योंकि सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में हालांकि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, लेकिन जो मुख्य उत्पाद है हमारा वो यही है, सोडियम एसीटेट। और यही हमारा क्या है बच्चों, साबुन है। तो इस प्रकार साबुन बनने की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब साबुन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि साबुन से चीजें साफ हो कैसे जाती हैं। दिन रात हम साबुन का यूज करते हैं, हर अलग अलग तरह के साबुन, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, हेयर वॉश के लिए आप शैम्पू यूज कर रहे हैं। आपने पढ़ा भी है अम्ल और क्षारक वाले लेसन में कि साबुन जो होता है एक क्षारकीय पदार्थ होता है। तो आपने कभी ये सोचा कि लेकिन साबुन सफाई की प्रक्रिया जो होती है उसको कैसे कर देता है। तो अब हम ये जानते हैं कि देखिए साबुन आपको दिख रहे हैं दो तरह के। ये जो है साबुन वनस्पति तेलों से बना हुआ है, और ये एक तरह से आपका नया साबुन आ गया। ये इनको हम डिटर्जेंट्स की कैटेगरी में यानी अपमार्जक की श्रेणी में रखते हैं। इन दोनों साबुनों में क्या अंतर है, इनकी सफाई प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो बच्चों इस प्रकार आप कह सकते हैं कि साबुन जो है लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में ही अपना कि साबुन का हमारा फॉर्मूला क्या था, CH3COONA। तो इसमें देखिए एक भाग तो हमारा ये आयनिक भाग है और ये एक कार्बोक्सिलिक श्रृंखला है, इसमें कार्बन श्रृंखला है। तो जो इसमें आयनिक भाग होता है बच्चों, वो तो जल में घुलनशील होता है, और जो दूसरा हिस्सा है इसका वो
तेल में, अब जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं, मैल वगैरह आपने देखा होगा, वो कैसी होती है, चिकनी होती है बच्चों। तभी तो हम उसको जब साबुन से साफ करते हैं तो वो कपड़ा भी साफ हो जाता है और मैल निकल जाती है। तो मैल यहाँ से आप इसमें और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर एक कपड़ा है, उस पे ऑयल का या तेल का दाग लगा हुआ है, और इस तरह से साबुन वहां पर अपनी सफाई की प्रक्रिया कर रहा है। तो दो सिरे इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं। जल विरागी सिरा मतलब ऐसा सिरा जो जल से दूर जाए। तो ये हमारा कौन सा सिरा है, कार्बोक्सिलिक या कार्बन श्रृंखला वाला सिरा है, जो जल से दूर जाएगा। और जो दूसरा सिरा है हमारा, वो कौन सा है, जल रागी, ये हमारा आयनिक सिरा है। तो जब कपड़े पर तेल या मैल कहीं पे भी लगा होता है, बर्तनों में, किसी भी चीज में, तो क्या करता है कि जो तेल वाला हिस्सा है वहां पर हमारा जो कार्बनिक श्रृंखला वाला जो हिस्सा है वो चला जाता है, और एक ऐसी संरचना बना देता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, मिसेल। एक मिसेल रूपी संरचना बना देता है उसको पूरी तरह से। और जब हम उसको रगड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, वहां से चिकने पदार्थ जो हैं वो घुल पानी में घुल जाते हैं दूसरे सिरे में, और कपड़े जो है हमारे साफ हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया बनती है हमारे कपड़ों को साफ करने में। और आप देखते हैं कि इस प्रक्रिया में आपको झाग भी मिलता है। तो झाग जो है वो किस तरह का आपका वो है, मिश्रण का कौन सा भाग, कोलाइडल भाग होता है। ये भी आप 9th क्लास में कोलाइडल मिश्रण के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों पहले ही। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि साबुन आपने देखा होगा, जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये साबुन है, ये डिटर्जेंट है। तो साबुन में क्या होता है बच्चों, कि साबुन जो होते हैं कभी कभी वो कठोर जल के साथ, अब जल जो होता है वो दो प्रकार का है हमारा, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल में जो होते हैं साबुन जो है उपस्थित, किसकी वजह से कठोर जल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की वजह से जल जो होता है कठोर जल होता है, जिसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। और साबुन वहां पर बहुत अच्छे से काम नहीं करता और अघुलनशील पदार्थ देता है, सफेद रंग का वहां पर पदार्थ आपको दिखाई देने लगता है कपड़ों पे, हर चीज पे, जिसको हम स्कम कहते हैं। और इसके ही इस समस्या से पार पाने के लिए हमने दूसरी चीज को ढूंढा, या तो वो क्या है, हमारे अपमार्जक। अपमार्जक जो होते हैं वो भी लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखलाएं ही हैं साबुन की तरह, लेकिन किसकी, अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं उसमें। जो कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण हैं, उनके साथ अभिक्रिया करके वो सफेद पदार्थ यानी अघुलनशील पदार्थ स्कम को नहीं बनाते। इसलिए आजकल हम ज्यादातर डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं, जिससे कि हमारी वो समस्या हल हो जाए कि कठोर जल है या मृदु जल है, वो दोनों ही जलों में, दोनों तरह के पानी में एक समान काम करते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। और इस पार्ट में जो हमने मेन पॉइंट सीखे आपके, वो क्या है, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म हमने देखे, जिसमें कि मुख्य रूप से आपने किस किस के बारे में जाना, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपने जाना। उसके बाद हमने एथेनाइक अम्ल और एथेनॉल दोनों के गुणधर्मों के बारे में जाना। हमने एस्टरीकरण अभिक्रिया और साबुनीकरण अभिक्रिया के बारे में भी जाना। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं कुछ, आप इनको जरूर अपनी कॉपी में अटेम्प्ट करें बच्चों, और अपने टीचर से चेक करवाएं। तो इस प्रकार आपके पास कुछ जो हमने सीखा उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है बच्चों। प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।